हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के पार्ट 9 के बारे में जानकारी, पार्ट 9 जो है भाग 9 में आज हम लोग अनुसंख्य गुण धर्म, जो विलियनों के अनुसंख्य गुण धर्म हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है अनुसंख्य गुण धर्म, यानी कोलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जो है सॉल्यूशन। तो अनुसंख्य गुण धर्म मतलब विलियन के जो गुण हैं, जो गुण धर्म है, वह किसी विलियन के गुण धर्म जो विलियन में उपस्थित अणुओं की, विलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसको अनुसंख्य गुणधर्म यानी कोलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। कोलगेटिव प्रॉपर्टीज जो है हमने पिछले वीडियो में देखा था, 4 तरह के होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, ऑस्मेटिक प्रेशर। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में आज जानेंगे। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर को जानने के पहले हम लोग समझते हैं कि वाष्प क्या है। वाष्प क्या है? व्हाट इज वेपर? वाष्प क्या है? तो जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर गर्म करते हैं तो द्रव के अणु अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं और गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। द्रव के इस गैसीय अवस्था को वाष्प कहते हैं। वाष्प किसको कहते हैं? वेपर यानी वाष्प। When a liquid is heated to its boiling point, BP, boiling point, the molecule of liquid leave their liquid state। मतलब जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है उसके क्वथनांक तक, उसके क्वथनांक वाले ताप तक, तो उसके मॉलिक्यूल जो है वह द्रव अवस्था को छोड़ देते हैं, ठीक है, एंड इंटर द गैसियस स्टेट, और गैसीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। दिस गैसियस स्टेट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर। द्रव के इस गैसीय अवस्था को वाष्प कहते हैं। फिर से इसको देखें हिंदी वाले स्टूडेंट, जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर गर्म करते हैं तो द्रव के अणु अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव के इस गैसीय अवस्था को वाष्प कहते हैं। फिर हम देखते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब क्या है? तो वाष्प के द्वारा आरोपित दाब को, बल को वाष्प दाब कहते हैं। द प्रेशर ऑफ वेपर पुट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। वह दाब, वाष्प का वह दाब जो किसी द्रव के सतह पर आरोपित किया जाता है और वह साम्य अवस्था में आ जाता है निश्चित तापमान पर, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाष्प दाब। यानी एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। हिंदी वाले स्टूडेंट फिर से एक बार सुनेंगे। एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। विलायकों के वाष्प दाब हमेशा विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होते हैं,
क्योंकि विलयनों में वाष्प बनाने की जो क्षमता होती है कम होती है। इसका कारण यह है, कम इसलिए होती है क्योंकि विलयनों में अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल विलय पदार्थ जो है पाए जाते हैं, जो विलयन के वाष्प बनने का विरोध करते हैं। इसलिए विलयनों का वाष्प दाब कम होता है। तो पहले हम लोग स्टूडेंट, आप इसको पहले वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर हम लोग इसके अगले भाग में चलते हैं। अब हम लोग वेपर प्रेशर से आगे चलेंगे। स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट आर हायर, ऑलवेज हायर देन द सॉल्यूशन बिकॉज द वेपर आर लेस फॉर्मेट इन द सॉल्यूशन। तो मतलब, कहने का मतलब है कि जो विलायक होते हैं उनके वाष्प दाब हमेशा जो है विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि विलयनों के में जो है वाष्प कम मात्रा में बनता है। द वेपर प्रेशर of solvent is higher than the vapor pressure of the solvent is higher, is नहीं are higher than higher than solution, the solution. Because विलायकों के वाष्प दाब विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होते हैं क्योंकि द वेपर आर लेस फॉर्मेट इन सॉल्यूशन बिकॉज द वेपर आर लेस फॉर्मेट in solution. अगला पॉइंट है, मतलब विलायकों के वाष्प दाब विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होते हैं क्योंकि विलयनों में वाष्प कम मात्रा में बनता है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आर हायर देन द सॉल्यूशन बिकॉज द वेपर आर लेस फॉर्मेट इन सॉल्यूशन। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट substances are present in solution जो विलयन वेपर प्रेशर ऑफ solvent are higher than the solution because the vapor are less formed in solution। कह रहा है कि जो विलायक होते हैं उनके
वाष्प दाब उच्च होते हैं। विलयनों की अपेक्षा विलायकों के वाष्प दाब उच्च होते हैं, क्योंकि विलयनों में वाष्प कम मात्रा में बनता है। अब पूछेगा सवाल कि आखिर विलयनों में वाष्प क्यों कम बनता है, क्या कारण है? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस, आप जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मेल से बनता है। तो जो अउड़नशील या अवाष्पशील विलय पदार्थ है आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस, जो विलयन में उपस्थित होते हैं, विच अपोज द फॉर्मेशन ऑफ वेपर, वो जो है वाष्प बनने, विलयन में वाष्प बनने का विरोध करते हैं इन द सॉल्यूशन, विच इज वाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लो। यही कारण है कि जो विलयन है उनके वाष्प दाब कम होते हैं। अब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, यानी विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, दिस डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस अंतर को जो है क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। द रेशियो ऑफ द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, जो वाष्प दाब का अवनमन है, सॉल्यूशन के वाष्प दाब के अवनमन और सॉल्यूट के या विलायक के वाष्प दाब के अवनमन के अनुपात को क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको जो है कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब उन्नयन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग, मिटाओ जी, फ्रेंड देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलायक के वाष्प दाब का अवनमन अनुपात विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट रेशियो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे 1887 में राउल्ट ने अनेकों विलयनों के ऊपर जो है के वाष्प दाब के अवनमन का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जो राउल्ट नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। फिर से सुनेंगे, राउल्ट ने जो नियम दिया उस नियम के अनुसार जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, (1887) में राउल्ट महोदय ने अनेक विलयनों के वाष्प दाब के अवनमन का अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने वाष्प दाब के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट के नियम के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वह विलय के मोल अंश के बराबर होता है। उन्होंने इसके लिए एक प्रयोग किया, माना कि लेटस माना कि वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट HP and vapor pressure of solution HPS। मतलब उन्होंने एक प्रयोग किया, उन्होंने शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P माना और जो विलयन था उसके वाष्प दाब को PS माना। तो इसलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल होगा P माइनस PS। बड़ा P से प्रेशर को सूचित किया जाता है और एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा P माइनस PS। दोनों का अनुपात होता है बटे P। इसके बराबर होता है, इक्वल होता है N। विलयन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है तो N, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन N बाई N प्लस N। अब क्या है, विलय के अणुओं की संख्या। नाउ नंबर ऑफ solute molecule equal N mole is N mole and number of solvent molecule equal N mole। हमने यह कह रहा है कि विलय के अणुओं की संख्या और यहां कह रहा है विलायक के अणुओं की संख्या। कैपिटल N से हम सॉल्वेंट को सिंबलाइज कर रहे हैं और स्मॉल n से हम सॉल्यूट को जो है सिंबलाइज कर रहे हैं। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल हो जाएगा, मतलब विलय के मोल अंश बराबर हो जाएगा N बाई N प्लस N तथा एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
इक्वल हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये जो है विलायक के मूल अंश होंगे। अकॉर्डिंग टू फ्रॉम राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ हमको क्या बतलाता है? राउल्ट लॉ के अनुसार हमें बताया गया P माइनस पी एस बाई पी, तो इसके इक्वल में क्या हो जाएगा? n बाई n प्लस n। ये जो है हमारा समीकरण 1 होगा। इक्वेशन 1 फ्रॉम राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार P माइनस पी एस अपॉन P इक्वल n बाई n अपॉन n प्लस n। इस समीकरण की सहायता से अगर हमें P माइनस पी एस अपॉन P ज्ञात रहे तो विलय के अनुभार को के कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। विथ द हेल्प ऑफ this equation we can calculate with the help of this equation we can calculate the molecular mass of या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट फाइंड द मोलर मास ऑफ वोल्टाइल सॉल्यूट। वाष्पशील घूल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। माना कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इक्वल W1 ग्राम and mass of solvent in a solution equal W2 gram। नाउ अब molecular mass of solute, चाहे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर
mass of solute and molar mass of solvent. Mass of solvent, इसको हम लोग मानते हैं M1 और M2। कैसे हम किसी वाष्पशील विलय के मोलर मास को यानी आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए हमने माना कि विलय का द्रव्यमान जो है सॉल्यूशन में वह W1 ग्राम है, जबकि विलायक का द्रव्यमान उस सॉल्यूशन में W2 ग्राम है। उस विलयन में जो विलय है उसका मोलर मास जो है आणविक द्रव्यमान वह M1 है, जबकि विलायक का मोलर मास जो है M2 है। अतः show mole fraction of solute इक्वल होगा, क्या होता है, n अपॉन n प्लस n। तो यहां क्या हो जाएगा, n हमारा W1 बाय अपॉन M1 और फिर जो है W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2 ये होगा, क्योंकि हमने आणविक द्रव्यमान जो है विलय के आणविक द्रव्यमान को M1 माना है और विलायक के आणविक द्रव्यमान को M2 माना है, जबकि विलय के द्रव्यमान को हमने W1 माना है और विलायक के द्रव्यमान को W2 माना है। तो इस सूत्र की सहायता से n बाय n प्लस n, तो n का मतलब जो है W1 बटे M1, ये जो है मोल फ्रैक्शन के को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मास में जो है सॉल्यूट के मास में उसके मोलर मास से भाग देते हैं। तो इस प्रकार, और ये भी स्मॉल n है प्लस कैपिटल N है, ये जो है सॉल्यूट है और ये क्या है, यह जो है सॉल्वेंट है। तो स्टूडेंट आप जो है इसे नोट करें और वीडियो को पॉज कर इसे नोट करें। पहले हमने थोड़ी देर पहले यह देखा था कि P माइनस PS अपॉन P इक्वल N अपॉन N प्लस N, ये जो था हमारा इक्वेशन 1 था। तो फ्रॉम और अभी हमने यहां इसके हिसाब से W1 बटे M1 अपॉन M1, W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2, ये जो था ये हमने निकाला था मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा इक्वेशन 2 फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
राउल्ट के नियम के अनुसार, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स ने क्या नियम दिया था? तो उन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स ने क्या बतलाया था? ये बतलाया था P माइनस PS अपॉन P इक्वल N बाय N प्लस N। ये राउल्ट महोदय ने हमें बताया था। तो इसलिए P माइनस PS बटे अपॉन P इक्वल क्या हम लिख सकते हैं? W अपॉन M1 अपॉन W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। अब यहां W1 क्या है? तो विलय के द्रव्यमान है, और M1 क्या है? तो विलय का ये जो है मोलर मास है। W2 विलायक का द्रव्यमान है, और M2 क्या है? तो विलायक का आणविक द्रव्यमान है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अब माना कि, तो हमें स्टूडेंट आया P माइनस PS अपॉन P, ये जो है राउल्ट्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ से है। तो इसके इक्वल में हमको बराबर में क्या आया था? N अपॉन N प्लस N। तो N क्या है? W1 बटे M1 और N प्लस N, तो W1 बटे M1 प्लस W2 बटे M2। नाउ अब लेट अस, हम मानते हैं कि व्हेन सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूटेड, जब विलयन को बहुत अधिक तनु कर दिया जाए, सो W1 अपॉन M1 निग्लिगेबल। तो W1 अपॉन M1 जो होगा, यानी सॉल्यूट जो होगा वह नगण्य होगा। कंपैरिजन जो है, कंपेयरिंग W2 बाई M2, मतलब विलायक के अणुओं की तुलना में। तो इसलिए P माइनस PS बाई P इक्वल हो जाएगा W1 बटे M1 बटे W2 M2 इक्वल हो जाएगा W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, W2 W1 इंटू M2 बाय W2 इंटू M1, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसलिए M1 बराबर हो जाएगा, यानी M1 क्या है? मोल फ्रैक्शन, नो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो M1 इक्वल हो जाएगा W1 M2 अपॉन W2 M1, और यहां जो राउल्ट के नियम से आया था P माइनस PS अपॉन P, ये जो है ये हमारा समीकरण 3 है, और ये जो है समीकरण 4 है।
समीकरण 4 की सहायता से हम जो है किसी विलयन में वाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना लगातार भारत में अपना पांव पसार रहा है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।